नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। हमारे राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे की इस लेक्चर श्रृंखला में भी आपका स्वागत है। इकोनॉमिक सर्वे यानी किसी भी सरकार के पिछले साल में जो भी योजनाएं चलाई गई, जो भी स्कीम्स चलाई गई और जहाँ जहाँ पे पैसा खर्च किया गया, उसका पूरा ब्यौरा आर्थिक सर्वेक्षण में या आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत किया जाता है। तो हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली इकोनॉमिक सर्वे में 11 चैप्टर्स होते हैं। हमने उन 11 चैप्टर्स को लिया है। साथ साथ में हमने एक अलग से लेक्चर फ्लैगशिप स्कीम्स के रूप में रखा है और एक अलग से लेक्चर राजस्थान बजट 2023 के बारे 23-24 के बारे में रखना है। सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का महत्व समझा देता हूँ कि इसका एग्जाम्स में कितना महत्व है। बाकी तो आपको लाइफ में तो पता ही चलता है कि बहुत सारी योजनाएं जो आपको यूज होने वाली होती हैं उनके बारे में जानकारी मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्री एग्ज़ाम में आपके करीब करीब 15 सवाल तक रखता है इकोनॉमिक सर्वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 30 से 35 मार्क्स तक का जो है वो वेटेज गेन करता है। सो हम इस इकोनॉमिक सर्वे को बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। समझाने की गारंटी मेरी है। जहाँ जो भी डाटा रटने का होगा मैं वहाँ आपको बोल दूंगा कि ये आपको रटना है। इवन इफ आई विल ट्राई कि मैं आपको 3-4 बार रिपीट करके उस डाटा को याद करा दूँ लेक्चर के साथ में, फिर भी आपको उसे रिवाइज करना होगा ताकि उसे लॉन्ग रन में याद कर सकें। इस लेक्चर सीरीज को मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पे भी फ्री डाल रहा हूँ। यहाँ QR कोड दिया गया है, इसके द्वारा एक प्लेलिस्ट आपको खुल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में ये सारे लेक्चर्स अपडेट होते रहेंगे और आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, दो चीज़ आती हैं, इकोनॉमिक सर्वे एंड एक होता है बजट। ठीक है, सबसे पहले तो आप इकोनॉमी समझ लीजिए। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का मतलब होता है पैसों की बात करना। आप एक चीज़ समझिए कि कोई भी दुनिया में आप कितनी भी राजनीति कर लो, कितना भी इतिहास का ज्ञान ले लो, कितना भी भौगोलिक बातें कर लो, कितना भी सामाजिक बातें कर लो, लेकिन दुनिया का ये जो धुरी होता है वो पैसा होता है, केंद्र जो होता है वो पैसा होता है। बिना पैसे के दुनिया नहीं चल सकती है। इतिहास को भूल जाइए, समाज को भूल सकते हो, लेकिन विदाउट मनी यू कैंट रन सिस्टम। तो पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ये जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, ये ऑलमोस्ट एक पैसा ही होता है और इसी को कंट्रोल करने के चक्कर में ही सारी चीज़ें घूमती हैं। इतिहास भी, राजनीति भी, समाज भी इसी के चक्कर में घूमता रहता है। तो इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इकोनॉमिक्स हो सकता है आपको टफ लगती हो, लेकिन आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इकोनॉमिक्स आपका हिस्सा है लाइफ का। नॉर्मली दो तरीके की होती है, एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। माइक्रो इन द सेंस कि छोटे लेवल पे आप अपने घर पे अपने घर का बजट तैयार कर रहे हो, पिछले साल का लेखा लिख रहे हो, पिछले साल कितना खर्च हुआ, कितना पैसा आया, या आने वाले समय पे किस तरीके से हम खर्च करने वाले थे, वो माइक्रो लेवल पे होता है। और मैक्रो लेवल पे क्या होता है, स्टेट लेवल पे होता है, राज्य के लेवल पे होता है, देश के लेवल पे होता है कि सरकार किस तरीके से पैसा आने वाला है और किस तरीके से पैसा खर्च करने वाली है। ये दोनों होता है इकोनॉमिक्स में। अब हम बात करते हैं कि दो सब चीज़ हैं। एक तो हमारे मुख्यमंत्री जो होते हैं वो बजट प्रस्तुत करते हैं, तो ये इकोनॉमिक सर्वे कौन सी बला है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे जब हम भी पढ़ेंगे अभी तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, और जब मैं बजट की बात करूंगा तब मैं बोलूँगा 2023-24। बजट जो आया ये 8 फरवरी 2023 को आया है और ये इससे एक दिन पहले 7 फरवरी 2023 को आया है। राजस्थान की बात चल रही है, मैं राजस्थान की बात करूँगा। केंद्र सरकार जो है वो 1 तारीख को बजट घोषित करती है और उसे एक दिन पहले उसका इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, केंद्र सरकार का भी। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब हुआ कि पिछले वित्त वर्ष यानी 2022 और 23, चूंकि वित्त वर्ष का सरकार के लिए मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक का। ठीक है, वित्त वर्ष का मतलब ये होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। ये जो होता है वित्त बजट का आइडिया होता है नॉर्मली। तो पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने जितना भी पैसा खर्च किया वो कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च किया और सरकार का कितना पैसा आया पिछले वर्ष में, ये होता है अपना इकोनॉमिक सर्वे में। ये इसमें लिखा होता है इकोनॉमिक सर्वे। और बजट में क्या होता है, बजट में होता है अनुमान। अनुमान सर किस बात का, बोले अगले 1 साल में 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक पैसा
कितना आएगा और कितना किन किन योजनाओं में खर्च करने वाले हैं, ये क्या होता है, ये अपना बजट होता है। इधर इकोनॉमिक सर्वे में रियलिटी होती है और यहाँ अनुमान होता है आने वाले साल में हम ऐसा करेंगे। चूँकि इकोनॉमिक सर्वे में मोस्टली डाटा एक फैक्ट बेस्ड होता है और परफेक्ट होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। एग्जाम्स में बात करें तो जहाँ भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भले आरएस का प्री एग्ज़ाम हो, एसआई का एग्ज़ाम हो, टीचिंग लाइन में कोई एग्ज़ाम हो जहाँ पे राजस्थान जी के पूछी जाती हो, या पुलिस का, कांस्टेबल का, पटवारी का, वीडियो का, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे इस इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो 30 से ज़्यादा मार्क्स के सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से कवर होते हैं। सो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने वाले हैं और इसकी पुस्तक आपके पास में मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, पुस्तक ले लीजिएगा। इनके प्रिंट निकालने की ज़रूरत है नहीं, आपके लिए यूट्यूब पे भी फ्री दिया जा रहा है। पुस्तक के साथ साथ में आप पढ़ेंगे तो और आपको एंजॉय होगा। पूरा का पूरा पुस्तक हैंड रिटन नोट्स है। इसको मैंने क्रिप्स बहुत शॉर्ट तरीके से डिज़ाइन किया है। समझाने का काम मेरा है, मैं आपको समझा के दूंगा, जो रटने का काम है वो आपको करना होगा। इकोनॉमिक सर्वे को जो है वो 11 चैप्टर्स में बांट कर पढ़ा जाता है, क्योंकि जो सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा ये इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है वो पूरा 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो मैं 11 चैप्टर्स के आधार पे ही पढ़ाऊँगा। इनमें से सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र वाला है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि सारे एस्पेक्ट, सारे पॉइंट्स जितने भी इकोनॉमिक सर्वे में हैं उनका क्रिप्स आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे में पहला चैप्टर के रूप में वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, मीन्स ट्रेंड एनालिसिस, कि सरकार के पास में कितना पैसा है, कहाँ से आया, कहाँ पे खर्च किया, एक ओवरव्यू बड़े लेवल पे। जब भी मैं आपको लेक्चर वगैरह पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले ओवरव्यू देता हूँ। तो इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने खुद ने ओवरव्यू दे दिया कि हमारे पास में इतना जीडीपी है, इसमें सेक्टर वाइज इतना जीडीपी है, पिछले सालों में हमने इतना ग्रोथ किया, हमारे देश की जीडीपी का इतना हिस्सा है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन इतना हुआ, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इतना हुआ। हिंदी इंग्लिश से कंफ्यूजन मत होना, मैं दोनों को ही बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करूंगा, आपको दोनों ही चीज़ें समझा के देने वाला हूँ। ओके, तो ये ओवरव्यू में हमें पढ़ना होता है आर्थिक प्रवृत्तियों का, आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, यानी ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है। और इसमें आपके प्री एग्जाम में 2 सवाल पक्के हैं इस पहले चैप्टर से, क्योंकि इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है। देन फिर हम बात करते हैं, जब भी इकोनॉमी को हम बांटते हैं तो इकोनॉमी को भी हम तीन सेक्टर्स में बांट के पढ़ते हैं। जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो उसे 3 सेक्टर में बांट के पढ़ते हैं इकोनॉमी को। और इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर और खनिज, ठीक है, ये रिलेटेड होते हैं, यानी भगवान ने हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान की गई हैं वो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड। सेकंड सेक्टर जो होता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसे बोलते हैं, उसमें उद्योग धंधे शामिल होते हैं। ठीक है, और तीसरा सेक्टर जो होता है सेवा क्षेत्र होता है, टर्सरी सेक्टर जिसे बोलते हैं, सेवा क्षेत्र, जिसमें काम तो होता है लेकिन कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ, मेरे द्वारा नॉलेज आपको पहुँच रही है। सर्विस, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी नब्ज देखी, अनुमान लगाया और डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि ये दवाई ले लीजिए। उसमें कोई भी नया उत्पाद नहीं बना, उसमें डॉक्टर ने सेवा दी थी, ओनली आपको चेक किया था और आपने उस डॉक्टर को फीस दी। आप कॉल कर रहे हो, नया कोई उत्पाद नहीं बन रहा है, कॉल पे बात कर रहे हो, लेकिन आप सर्विस प्रोवाइडर को क्या कर रहे हो, पैसा दे रहे हो। बैंक में आपने पैसा जमा कराया, बैंक ने उसे कहीं दूसरी जगह लोन पे दे दिया, तो बैंक आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो तीसरा सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर। तो 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। पहला सेक्टर होता है कृषि, कृषि से संबंधित क्षेत्र। दूसरा सेक्टर होता है उद्योग, जिसमें निर्माण किया जाता है और विनिर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है अपना सेवा क्षेत्र। इकोनॉमिक सर्वे को जब भी डिज़ाइन किया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। उन्होंने सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र को लिया है, फिर उसके बाद में द्वितीय क्षेत्र को लिया है और फिर उसके बाद में तृतीय क्षेत्र को लिया है। बोले कैसे? चैप्टर 1 में तो उन्होंने बोल दिया ओवरव्यू, हम ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, डाटा देखेंगे। चैप्टर 2 में उन्होंने बोला इकोनॉमिक सर्वे में कि हम कृषि और कृषि से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें डेयरी हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है, सहकारिता हो सकती है, और कृषि से रिलेटेड जो योजना चल रही होंगी वो होंगी। तो बोले हम चैप्टर 2 में हम
इकोनॉमिक सर्वे का जो इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर है उसका कृषि वाले हिस्से को ले लेंगे। फिर उन्होंने एक चैप्टर नंबर 3 के रूप में गांव को शामिल किया है, क्योंकि गांव और कृषि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ग्रामीण विकास को उन्होंने चैप्टर 3 के साथ में सीक्वेंस में डाल दिया। फिर वो बोलते हैं कि हम चैप्टर 4 पे जब आएंगे तो उद्योगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बोले अच्छी बात है। और बोले चैप्टर 5 में भी उद्योगों के साथ में किसी भी शहर में, किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना जो होती है, रेल, रोड, ब्रिज, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 5वां चैप्टर। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर की साइड में, तो 6ठे नंबर पे उन्होंने बोल दिया सेवा क्षेत्र। 7वें नंबर पे, क्योंकि सेवा क्षेत्र का ज़्यादातर विकास शहरों से साथ में हुआ है, तो उन्होंने बोल दिया हम शहरीकरण के बारे में बात करेंगे। देन फिर 8वें नंबर पे उन्होंने बोला कि इस सेवा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस करेंगे हम, कि हमारी सरकार ने पिछले साल में या पिछले लंबे समय से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया। फिर उन्होंने बोला कि 9वें चैप्टर में हम अन्य सेवाओं पे फोकस करेंगे जिनके लिए हमारे द्वारा स्कीम चलाई गई थी, सामाजिक कल्याण के लिए चलाई गई हों, या युवाओं के लिए स्कीम चलाई गई हों, या जो दिव्यांगजन है उनके लिए स्कीम चलाई गई हों, महिलाओं के लिए स्कीम चलाई गई हों, बालकों के लिए स्कीम चलाई गई हों, अल्पसंख्यकों के लिए स्कीम चलाई गई हों। तो अन्य सेवाओं में हम चैप्टर नंबर 9 में। फिर उन्होंने बोला कि चलो अब हमने सेक्टर वाइज तो देख लिया, अब हम ये देख लेते हैं कि हम जितनी भी योजनाएं चला रहे हैं उनमें पैसा कहाँ कहाँ से दे रहे हैं हम। ठीक है, कुछ योजनाओं में सरकार विदेशों से पैसा लेती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा लेती है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेती है। तो अलग अलग जायका, जापान की तरफ से जो है वो जायका मतलब जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, इस तरीके से। तो अलग अलग योजनाओं में सरकार अलग अलग तरीके से पैसा लेकर के आती है। तो उन्होंने बोला कि हम जितना भी पैसा आ रहा है उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पैसा आ रहा है इन योजनाओं के लिए। इवन एक वो बात करेंगे पीपीपी मोड में। हमारे आरएस मेंस के सिलेबस में प्राइवेट पार्टनरशिप, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो एक प्रॉपरली एक चैप्टर के रूप में है, तो हमने इसे प्रॉपरली यहाँ पे शामिल किया हो। अच्छा, एक साथ ध्यान रखना, इन सब के साथ में हमारे इकोनॉमिक सर्वे के साथ में आपका आरएस मेंस का राजस्थान इकोनॉमी कंप्लीट हो जाती है। एक भी शायद टॉपिक नहीं बचता है, कंप्लीट हो जाती है। 10 नंबर में वो सरकार बोल देती है कि हम ये देखने वाले हैं कि पैसा जो योजनाओं में लगाया जा रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है हमारे लिए। फिर 11 नंबर पे वो बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन नाम की एक संस्था है विश्व की, जिसे हम संसद बोल सकते हैं। वो संस्था सभी देशों में सतत विकास की बात करती है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है। तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ नाम का एक चैप्टर डाल देते हैं। तो 11वें नंबर का उन्होंने चैप्टर डाल दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। देन फिर हम बात करेंगे बजट के बारे में, और देन हम बात करेंगे फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में। क्योंकि जब हम 8वां और 9वां देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा स्कीम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा स्कीम्स को हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। उनमें बहुत सारी पुरानी स्कीम्स भी हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको ही हम यहाँ पे फोकस करके लिखेंगे, और जो अनइम्पोर्टेंट होंगी उनको हम थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे। सो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने वाले हैं। अब मैं दोबारा से बता देता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे का सीक्वेंस किस तरीके से है। बुक जो आपने खरीदी हुई है उस बुक में इसी तरीके का आपको मिलेगा। सबसे पहले पेज नंबर 5 to 10 पे अपना इकोनॉमिक सर्वे का ट्रेंड एनालिसिस, वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य देखा जाएगा। देन चैप्टर नंबर 2 के रूप में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज के बारे में बात की जाएगी, और अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो पेज नंबर 11 से 49 में उसमें बात होने वाली। देन चैप्टर नंबर 3 में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज के बारे में बात की जाएगी, और आप पेज देखेंगे तो आपकी बुक में पेज नंबर 50 से 59 पे ये मिलने वाला है। देन औद्योगिक विकास के बारे में बात की जाएगी, और ये 60 से 80 नंबर के पेज पे। अच्छा, वन थिंग मोर, आप फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं रहा हो, इकोनॉमिक्स से डर लगता हो, बट आई गारंटेड यू कि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ समझाने की गारंटी मेरी है। जहाँ तक जिस चीज़ को याद कराना है उसको बार बार रिपीट करके याद भी मैं करा दूंगा। डर निकालने का कारण मगर जो काम है वो मेरा है। आपको बस ये जो लेक्चर सीरीज़ है और ये बुक है इसको प्रॉपरली कैच करना है, इसको पूरा का पूरा ग्रहण करना है। देन फिर हम चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 81 to 86 में आधारभूत संरचना, क्योंकि ये दोनों अपना एक तरीके से सेकेंडरी सेक्टर से जोड़ा जा सकता है। फिर ये दोनों हैं सेवा और शहरीकरण, ये भी टर्सरी यानी सेवा और शहरीकरण ये अपना सर्विस सेक्टर होता है उससे जोड़ा जा सकता है। 87 एंड 92 पेज तक, 93 से 102 पेज तक अपना शहरीकरण है। उसके बाद में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए 103 से 114 तक पेज पे जितनी भी योजनाएं वो हैं। अन्य सामाजिक सेवाएं हैं 115 से 126 तक। राज्य वित्त एवं विकास के लिए अन्य साधन क्या यूज करता है। टैक्स के अलावा इस पे बात की गई है। टैक्स वाला जो है वो तो ठीक है, हम शुरुआत में ओवर भी देख लेंगे।
टैक्स के अलावा भारत कहाँ, राजस्थान सरकार कहाँ कहाँ से पैसा लेती है वो। देन उसके बाद में इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की जाएगी, फिर बजट एंड राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम के बारे में बात की जाएगी। सो लेट मी स्टार्ट द इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 1, बृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द मैक्रो डाटा। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल, सर ये 2 पॉइंट तो आपने समझ लिए कि आर्थिक समीक्षा क्या होता है। पिछले साल का आर्थिक समीक्षा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति एवं विकास को दर्शाता है। इसमें सामान्यतः सरकार द्वारा पिछले वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण होता है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के रूप में पढ़ा जाएगा और इसे प्रस्तुत किया गया था 7 फरवरी 2023 को। बजट सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसमें आगामी वर्षों में सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है कि आने वाले साल में तो बजट 2023 और 24 का होगा। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक हम किस तरीके से पैसा खर्च करने वाले हैं इसके बारे में, और इसको प्रस्तुत किया जाता है 8 फरवरी 2023 को। अब यहाँ पे बहुत सारी शब्दावली आएगी, बट उससे पहले कुछ डाटा शुरुआत के इकोनॉमिक सर्वे के कम से कम 20 पेज जिसके लिए ख़राब किए गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो ओरिजिनल है उसमें वो ये है कि बताया गया है कि इस बजट निर्माण में कौन कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे का निर्माण, एक सवाल बन गया एक्चुअली में, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इकोनॉमिक सर्वे का निर्माण कौन करता है? आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय, और जो कि सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आता है, जयपुर में है। राजस्थान सरकार का विभाग जिसका नाम है स्टैटिक डिपार्टमेंट, उसके अंतर्गत इकोनॉमिक एंड स्टैटिक निदेशालय, ठीक है, डायरेक्टरेट, तो ये जो है वो इकोनॉमिक सर्वे तैयार करता है। ये ध्यान रखना, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। अगर मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे को दिखाऊं तो ये अपना इकोनॉमिक सर्वे है, और इकोनॉमिक सर्वे की मैं अगर आपको पेज नंबर 1 पे ले जाऊं और पेज नंबर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं 1, पेज नंबर 1, तो आप ये देखिए इस तरीके का आर्थिक समीक्षा 2022-23 के रूप में दिखता है। और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, जयपुर के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ओके, देन इसमें महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए या कुछ शब्द यूज किए गए हैं। सबसे पहले आभार व्यक्त किया गया है अशोक गहलोत जी के द्वारा। देन उसके बाद में गोविंद राम मेघवाल, ये मंत्री हैं सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार में। अशोक चांदना जी राज्य मंत्री हैं सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार में। उषा शर्मा जी मुख्य सचिव हैं राजस्थान सरकार की। भवानी सिंह देथा ये प्रमुख शासन सचिव हैं, ये भी आईएएस हैं, ठीक है। और डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव हैं आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के। और इकोनॉमिक सर्वे का सार बाई मी ओमकार सर, टीम न्यू इंडिया के द्वारा आपके लिए तैयार किया गया। चलो बेसिक चीज स्टार्ट। जब हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं बृहद परिदृश्य, ठीक है, 2 चीज़ तो आपने समझ ली, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का क्या मतलब है। अब हमें फोकस करना है इकोनॉमिक सर्वे पे। तो पहले चैप्टर में जब आते हैं तो सबसे पहले चैप्टर 1 में हमें कुछ शब्दावलियाँ देखने को यूज होती हैं, टर्मोलॉजी में देखती हैं, जिसमें जीडीपी शब्द आता है। एक तो जीडीपी क्या होता है, या स्टेट जीडीपी, ठीक है, या जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर बात आती है कि सेक्टर वाइज डिवाइड कीजिए जाए, ठीक है। उसके बाद में आता है ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है जीएनपी क्या होता है, एंड उसके बाद में नेट जीडीपी भी आता है, ठीक है। और उसके अलावा और भी शब्दावली हैं जिनमें प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, ठीक है। उसके बाद में अपना सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण एंड देन उसके अलावा थोक मूल्य सूचकांक और भोक्ता मूल्य सूचकांक और अन्य, इसमें हम बोल देंगे WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कस्टमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये शब्द इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने डायरेक्टली डाटा या एक सारणी दी हुई है, वो ये वाली सारणी उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है। वो मान के चलते हैं कि आपको इन सब के बारे में पता होगा, लेकिन चूँकि आप 0 लेवल से शुरुआत कर रहे हो, सो आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सबसे पहला शब्द आता है जीडीपी। जब भी आप किसी देश के बारे में बात करते हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, देन यू कंपेयर इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी। 2 देशों को आप नॉर्मली पैसों के मामले में तोलते हो,
कि इस देश के पास में कैसा पैसा है, कितना पैसा है। मान लीजिए कि जब मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं कि अमेरिका, चाइना, इंडिया, अगर हम इनको कंपेयर करने की कोशिश करें तो अब सबसे पहला माइंड में आइडिया आता है कि भाई चलो इसे हम सेना के मामले में कंपेयर कर लें या टेक्नोलॉजी के मामले में कंपेयर कर लें, लेकिन उनसे उतना कंपेयर जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। सबसे बेस्ट कंपेयर होता है तुम्हारे पास कितना पैसा है, जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतनी ताकत, सीधी सी बात है ये। अमेरिका के पास में करीब करीब 23 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है, जीडीपी है। ओके, चाइना के पास में करीब करीब 18 ट्रिलियन डॉलर या 19 ट्रिलियन डॉलर में भी थोड़ा बहुत डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, 19 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है। और मैं भारत की बात करूं तो करीब करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि हम पैसों के मामले में किस देश से कितना आगे पीछे हैं। चाइना से हम कम से कम 5-6 गुना पीछे हैं, 6 गुना तो मान के चल लीजिए, और अपना यूएसए से हम 7-8 गुना पीछे हैं, 7 गुना पीछे मान के चलिए। तो एक ओवरव्यू में पता चल गया कि आपको सर ये जीडीपी है। अब मैंने टर्मिनोलॉजी बहुत सारी यूज कर ली, जीडीपी यूज कर लिया, ट्रिलियन यूज कर लिया। ट्रिलियन तो आसान भाषा में समझा सकता हूँ मैं, ठीक है। ट्रिलियन इन द सेंस हम जब हमारे यहाँ इंडिया में यूज करते हैं तो सबसे शुरुआत करते हैं 1 से, फिर 10 आता है, फिर 100 आता है, 100 के बाद में हमारा 1000 आता है, 1000 के बाद में 10,000 आता है, फिर 1 लाख आता है, इस तरीके से चलता है, फिर 10 लाख आता है, ठीक है, 10 लाख। उसके बाद में 100 लाख जब आता है तो उसे हम 1 करोड़ बोल देते हैं। उसके बाद में हम 10 करोड़ पे जाते हैं, और 10 करोड़ के बाद में जब 100 करोड़ आता है तो उसे 1 अरब बोलते हैं। यूरोपियन एंड यूएसए की साइड में यहाँ पे हमारी तरह यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पे 10 की घात 3 पे यूज किया जाता है। किस तरीके से, वहाँ पे सबसे पहले 1, ओके, फिर उसके बाद में 10 की घात 3 यानी 1000 शब्द आता है, तो उसके लिए वहाँ पे के यूज किया जाता है, ठीक है, 1000 के रूप में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में 10 की घात 6 आता है, 10 की घात 6 इस तरीके से मैं 6 जीरो लगाता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, इसे मैं बोलूँगा 10 लाख। और 10 लाख को वहाँ पे बोला जाता है मिलियन, यानी 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। फिर उसके बाद में आता है 10 की घात 9, ठीक है। अब मैं 10 की घात 9 लगाता हूँ, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, और अब मैं इसे गिनने की कोशिश करता हूँ, 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद में करोड़, करोड़ के बाद में 10 करोड़, और ये 100 करोड़, यानी 10 की घात, इसका मतलब हुआ 100 करोड़। और हमारे इंडिया में इसे क्या बोला जाता है, 1 अरब, ठीक है, 1 अरब। तो 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1 अरब, ठीक है, 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1 अरब, 1 मिलियन इंटू 10 लाख, ये ध्यान रखना। बाकी डॉलर को कन्वर्ट करना हो तो डॉलर का तो भाव आपको पता रहता है, डॉलर इक्वल टू, 1 डॉलर इक्वल टू नॉर्मली 70 पे रहता था, अभी 75 और 80 तक पहुंच गया है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, 80 तक भी पहुंच चुका है, इसे मैं 75 लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से ये ट्रिलियन का और मिलियन का अनुमान आप लगा सकते हो। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, 10 की घात 6, 1 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10⁻6 इक्वल टू 10 लाख, ये डाटा याद रखना। एंड 1 बिलियन, 1 बिलियन इक्वल टू 10 की घात 9 इक्वल टू 100 करोड़ इक्वल टू 1 अरब के बराबर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि 1 ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की घात 12, 10 की घात 12 का मतलब हुआ इसमें एक और जीरो जोड़ेंगे तो 10 अरब, उसके बाद में 100 जोड़ेंगे तो खरब, और फिर एक और जीरो जोड़नी पड़ेगी, तो 10 खरब जो होता है वो क्या होता है, 1 ट्रिलियन होता है, 10 खरब के बराबर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हमें बात करनी है अपने इकोनॉमिक सर्वे की जीडीपी। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद मतलब कुल घरेलू क्षेत्र में किया गया, और उत्पाद यानी उत्पाद। अब उत्पाद किया गया इसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है कि उसकी कीमत क्या है अंतिम पे। नॉर्मली मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये गांव है, इस गांव में 6 लोग रहते हैं, ठीक है, ABCDE और F, 6 लोग इसमें रहते हैं। ये लोग अलग अलग काम करते हैं, सब लोग अलग अलग काम करते हैं। ए जो काम करता है वो खेती का काम करता है, ठीक है, खेती का काम करता है, और ये गेहूं का उत्पादन करता है, ओके। बी भी जो काम करता है वो इसी से संबंधित मान लेता हूं मैं, पशुपालन करता है, ठीक है, ये दूध का उत्पादन करता है, ठीक है, ये बी है, दूध का उत्पादन करता है। सी ने एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी है,
ठीक है। ये फैक्ट्री में क्या करता है, गेहूं से जो है वो ब्रेड बनाता है, ठीक है। फैक्ट्री में गेहूं से क्या बनाता है, ब्रेड, नया उत्पाद बनाता है, गेहूं से ब्रेड बनाता है। ओके। डी ने भी एक फैक्ट्री लगा रखी है। ये क्या करता है, दूध से उसे या तो घी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। दूध से वो घी में कन्वर्ट कर रहा है, घी की फैक्ट्री मान लेता हूँ उसके, ओके। या दूध से बनने वाले और उत्पाद होते हैं, जैसे मिठाई बना देना, ठीक है। इसे मैं हलवाई बोल लेता हूँ, चलो। ये क्योंकि नया उत्पाद बना रहा है, मिठाई बना देने वाला जो होता है हलवाई है, वो डी है। उसके बाद में ई एक टीचर है, एक अध्यापक है, ठीक है। और एफ को मैं एक मान के चलता हूँ, एफ क्या सेवा दे सकता है गाँव के लेवल, चलो डॉक्टर मान के चल देता हूँ, एक डॉक्टर है, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें डिवाइड किया है आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए 3 भागों में। पहले 2 लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले हैं। खेती और खेती से संबंधित क्षेत्र जो होते हैं वो कृषि के प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। इसमें खेती करने वाला गेहूं उत्पादन कर रहा है और पशुपालन करने वाला दूध उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने हो गए पहले सेक्टर के। दूसरे में आप देखेंगे तो दोनों पहले वाले से कुछ सामान लेके और नया उत्पादन बना रहे हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर या उद्योग, ठीक है। क्योंकि ये ब्रेड की फैक्ट्री है तो गेहूं लेकर के गेहूं को प्रोसेसिंग कर रहा है, गर्म कर रहा है, उसमें कुछ मीठा मिला रहा है एंड देन उसे प्रोसेस करके एक ब्रेड बना के दे रहा है। तो ये हो गई एक सेकेंडरी सेक्टर उद्योग का। इधर हलवाई भी इंडस्ट्री में आ जाएगा, क्योंकि हलवाई भी क्या कर रहा है, दूध को लेके मिठाई में कन्वर्ट कर रहा है। तो दूध की वैल्यू थी 40 रुपये किलो, लेकिन मिठाई बनने के बाद में उस मिठाई की कीमत वो वैल्यू एडेड हो जाती है और एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाती है। मान लीजिए 200 रुपये किलो मिठाई दे देता है वो, मे बी उसमें बनाने के लिए उसे 2 किलो या 3 किलो दूध लगा हो, लेकिन जो दूध की वैल्यू है उससे एक्स्ट्रा उसने बीच में काम किया, चीनी डाली होगी, मीठा डाला होगा, उसके अलावा उसे गर्म किया होगा, पकाया होगा और उसमें कुछ पकवान डाले होंगे। तो ये भी किस में आ गया, उद्योग में आ गया। तीसरा, ये टीचर है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, सेवा दे रहा है, टर्सरी सेक्टर का हो गया। और उसके साथ में डॉक्टर भी लोगों को देख रहा है और वहाँ पे सेवा दे रहा है। अब एग्जाम्पल को आगे हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड किस तरीके से करते हैं, मान लीजिए जीडीपी की परिभाषा मैं आपको बोल देता हूँ शुरुआत में। यहाँ पे जीडीपी मीन्स कोई क्षेत्र, ठीक है, एक निश्चित बाउंड्री, निश्चित सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में या निश्चित अवधि बोलते हैं, जैसे एक वर्ष में या निश्चित अवधि में उत्पादन की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य का योग, ये क्या होता है, जीडीपी होता है। यानी किसी भी एक बाउंड्री के अंतर्गत, निश्चित बाउंड्री के अंतर्गत एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित की गई सभी सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य और उन सब का समराइज करके योग कर करके क्या कहलाता है, उस गांव का, उस शहर का, उस देश का जीडीपी। ये एग्जाम्पल चल रहा है हमारा, इस एग्जाम्पल को मैं फर्दर एक्सपेंड करता हूँ। मान लीजिए कि गेहूं करने वाले व्यक्ति ने 1 साल के अंतर्गत गेहूं उत्पादित किया और उस गेहूं की टोटल, एक्चुअली हो तो बहुत सकता है, लेकिन मैं अनुमान लगा के या मतलब समझाने के लिए एक सरल शब्दों का यूज करने वाला हूं, सरल डिजिट्स का यूज करने वाला हूं। मैं मान लेता हूं कि इसने पूरे 1 साल में 50 रुपए के गेहूं उत्पादित किए। अब होने को तो उसने 1 लाख रुपए के, 2 लाख के भी किए होंगे, बट मैं आसान समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक छोटा सा जो छोटे डिजिट यूज करने वाला हूँ। दूसरा, पशुपालन वाले ने दूध उत्पादित करके कुल मिला के 40 रुपए का दूध उत्पादन किया 1 साल के अंतर्गत, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल के रूप में लेना, रियलिटी मत मान के चलो, क्योंकि भाई दूध तो उसने 1 साल में पता नहीं कितने लाख रुपए का कमा दिया होगा, ठीक है, बस एग्जाम्पल। देन फैक्ट्री वाले ने ब्रेड बनाई और ब्रेड को बेचा। ब्रेड बनाई उसने, 20 ब्रेड बताई और 20 ब्रेड को उसने बेच दिया। मान लीजिए कि उसने करीब 3 रुपए के हिसाब से ब्रेड को बेचा पूरे साल में, तो ये 60 रुपए उसने कमाए, ओके। देन हलवाई ने मिठाई बनाई, मिठाइयों को बेचा, और मान लीजिए कि उसने 20 किलो मिठाई बेची और 4 रुपये किलो के हिसाब से बेची, तो 80 रुपये की हलवाई ने। टीचर ने पढ़ाया, बच्चों से फीस ली, यह सरकार के द्वारा उसको फीस मिली, तो टीचर ने फीस ली, उसके आधार पे उसने 50 रुपये कमा लिए। और उसके बाद में डॉक्टर ने भी फीस ली अपनी लोगों को देखने के लिए, और उसने भी जो फीस लेने के बाद में कमा लिया है
टोटल 20 रुपये मान लेता हूँ। ओके, इस तरीके से मैंने मान लिया अलग अलग। अब मैंने क्या बोला, जीडीपी की परिभाषा किसी निश्चित बाउंड्री, तो निश्चित बाउंड्री तो ये हो गई जिसमें ये छः लोग रह रहे हैं ये, ठीक है। निश्चित बाउंड्री के अंदर एक साल में, एक साल का ही मैंने डाटा दिया यहाँ पे, एक साल में उत्पादित की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य का योग। यहाँ पे आप देखेंगे इधर की साइड में ये तो हैं वस्तुएं, ये चारों, और ये हैं अपनी सेवाएं, इनकी अंतिम मूल्य का योग। तो किस तरीके से देखेंगे, 50 + 40 + 60 + 80 + 50 + 20। अगर हम मैं ऐसे गिनने की कोशिश करूं तो 100, ये तो हो गया 100 आपका, ओके, 100, 200 और टोटल 300। मैं अगर दोबारा गिनूंगा, 50 + 40 + 60 + 80 + 50 + 50, ठीक है। आप इसे गिनने की कोशिश करेंगे तो 100, ओके, ये हो गया 100 और ये 100 और ये लास्ट वाला 20 है एक्चुअली में, तो ये 20 लिखना है मुझे, तो ये 20 है, तो ये 100, तो ऑलमोस्ट पूरे 300 रुपये। तो इस गांव की, इस क्षेत्र की जो जीडीपी हो गई वो 300 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 300 रुपये हो गई। इस गांव को मैं अगर बड़े लेवल पे ले जाऊं, यहाँ पे 6 लोगों की बजाय मैं आपको बोल दूं 6.86 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो वो हमारा राजस्थान हो गया। मैं अगर इस गांव को इंडिया लेवल पे ले जाऊं, बोल दूं कि ऑलमोस्ट 140 करोड़ लोग रह रहे हैं इस क्षेत्र में, और उनके द्वारा जितनी भी वस्तुएं बनाई जा रही हैं, जितने भी उत्पाद किए जा रहे हैं, सेवाएं दी जा रही हैं, उनके अंतिम मूल्यों का योग क्या होता है, तो वो जीडीपी हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को हम एक बड़े लेवल पे ले जाएं तो उस स्टेट का या उस नेशन का जीडीपी निकाली जा सकती है, राज्य का जीडीपी। अब जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो इस राजस्थान की बाउंड्री, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान की बाउंड्री के अंतर्गत जितने भी सेवाएं और वस्तुएं उत्पादित की गई हैं, उनका अंतिम मूल्य का योग क्या कहलाता है, जीडीपी। ये क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाएगा, उनके अंतिम मूल्य का। अब अगला टर्म आएगा ग्रोथ। ये मैंने जो डाटा यहाँ पे मान लीजिए कि ये 300 रुपये का मैंने बताया है, ये मैंने डाटा उनके लिए बोला है कि ये सन 2020 और 21 का था, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर भी जीडीपी निकल जाएगी। 2022 21-22 में आए हम, ठीक है, 2021-22 में, 2021-22 में इसने थोड़ा और एक्स्ट्रा कमाया। गेहूं वाले ने 50 की जगह उसने उत्पादन करके बढ़ा दिया 60 रुपये का, ठीक है। दूध वाले ने उत्पादन को थोड़ा और एक्स्ट्रा कर दिया, दूध वाले ने उत्पादन को बढ़ा दिया 60 रुपये का, 60 की नहीं 50 का ही मान लेता हूँ, ओके। और इधर की साइड में अपना तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था ब्रेड बनाने वाले का, तो उसने 60 की जगह कमाए 80 रुपये, ठीक है। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर देता हूँ, ये है अपना अगला एग्जाम्पल हलवाई। तो हलवाई ने 80 ही रखा, उसका ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, मान लीजिए 80 की जगह 85 मान लेता हूँ। एंड उसके बाद में टीचर के 50 की जगह 55 हो गए, और इधर की साइड में डॉक्टर ने 20 की जगह 30 रुपये कमा लिए। तो अब हम इसे जोड़ेंगे, अगर हम अब इसे जोड़ते हैं तो 10 यहाँ पे एक्स्ट्रा, 10 यहाँ पे एक्स्ट्रा एंड 20 यहाँ पे एक्स्ट्रा, 10 यहाँ पे एक्स्ट्रा और 10 ये, तो कुल मिला के 350 रुपये क्या हो गया, 2021-22 में जीडीपी हो गया। और 20-21 में कितना था, 300 रुपये का जीडीपी था। अब आपसे पूछे कि ग्रोथ कितनी हुई, ठीक है, ग्रोथ कितनी हुई, तो मान लीजिए कि पिछले साल था 300 और इस साल कितना हो गया, 350 हो गया, ठीक है, जीडीपी। तो इसे हम घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 50 रुपये बढ़ गए। और परसेंटेज ग्रोथ अगर देखनी होगी तो हम क्या करेंगे, 50/300 × 100 कर देंगे, तो हम अनुमान लगा के देख लेंगे कि कितना 16 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 16.6% का ग्रोथ हो गया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमने पिछले साल की तुलना में इतना परसेंटेज का ग्रोथ कर लिया। अब होता क्या है कि इसमें हम नॉर्मली इसे हम बोल देते हैं प्रचलित कीमतों पे ग्रोथ, ठीक है। एक ग्रोथ दूसरी होती है, वो बोलते हैं हम स्थिर कीमतों पे ग्रोथ, स्थिर कीमतों पे ग्रोथ, कांस्टेंट प्राइस पे। मान लीजिए कि उत्पादन जो है यहाँ पे जो गेहूं वाला था, गेहूं वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ओनली गेहूं वाला, सिर्फ गेहूं वाले एग्जांपल को लेकर चल रहा हूँ मैं। 2020-21 में इसने गेहूं उत्पादित किया था
2020-21 में इसने गेहूं को उत्पादित किया था 25 क्विंटल, ठीक है, और 2 रुपये क्विंटल के हिसाब से इसने बेचा था, तब जाके उसे 50 रुपये मिले थे, ठीक है। एग्जाम्पल है, इसे एग्जाम्पल के रूप में लें, ठीक है। क्विंटल का भाव बहुत ज़्यादा होता है, बट मैं यहाँ 2 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। या क्विंटल को छोड़ के किलो ही बोल देता हूँ ताकि और आसानी से रहे। 25 किलो इसने गेहूँ उत्पादित किया था और 2 रुपये किलो के हिसाब से उसने बेचा था, तब उसे 50 रुपये मिल गए थे। अगले साल 2021-22 में उसने गेहूँ उत्पादित किया और गेहूँ उत्पादित किया उसने 20 किलो, ठीक है, और उसने उस समय कीमत थी 3 रुपये पर किलो, क्योंकि इस समय कीमत थी 2 रुपये पर किलो और इस समय कीमत हो गई 3 रुपये पर किलो, और इसने बेचा तो ये 60 रुपये में बिक गया। अब आपको लग रहा होगा कि यार इसने पिछले साल की तुलना में ग्रोथ किया है, इसने 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हैं, और ग्रोथ में अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 10/50 × 100 करेंगे तो 20% का इसने ग्रोथ भी किया है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसे स्थिर कीमत मान के चलता, इसकी कीमत स्थिर 2 रुपये ही मान के चलता, तो क्या ग्रोथ करता? क्योंकि 20 × 2 करते तो 40, तो वो तो नेगेटिव में जाता। तो स्थिर कीमत अगर मान के चलते हैं तो क्या ग्रोथ रही है वो अलग तरीके से निकाल जाती है। एक तो प्रचलित कीमतों पे जिसमें इन्फ्लेशन के आधार पे, और स्थिर कीमतों पे एक फिक्स ईयर घोषित कर दिया जाता है कि हम 2016-17 की जो साल में जो भी कीमत थी वस्तुओं की उसी को फिक्स रख के निकालेंगे, और उसके आधार पे कितनी ग्रोथ रही, कितनी जीडीपी रही, ये देखा जाता है, ठीक है। बस ये स्थिर कीमत का कॉन्सेप्ट है। स्थिर कीमत मतलब एक फिक्स डेट घोषित कर दी जाएगी कि इस समय पे जो कीमत है उसके आधार पे जीडीपी, और प्रचलित जिसमें महंगाई भी शामिल होती है, क्योंकि यहाँ पहले 2 रुपये पर किलो था और अब 3 रुपये पर किलो हो गया, तो महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई के बाद में अगर ओरिजिनली देखा जाए तो उत्पादन में तो कमी आई है, लेकिन जीडीपी बड़ा दिख रहा है, उसमें ग्रोथ दिख रही है, लेकिन उत्पादन में तो कमी आई है, ठीक। तो जब भी हम जीडीपी पढ़ेंगे या जीडीपी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो 2 तरीके से देखा जाएगा, प्रचलित कीमतों पे यानी प्रेजेंट में क्या कीमत चल रही है, और दूसरा हम देखेंगे स्थिर कीमतों पे, ठीक है। स्थिर कीमतों पे एक वर्ष 2015-16 के रूप में अगर घोषित किया गया, बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है, तो मान लीजिए एक वर्ष फिक्स किया गया है, उसके आधार पे कितनी कीमत थी उस समय, और प्रचलित कीमतों पे थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री मालिक ने, चीनी का फैक्ट्री मालिक था, उसने 100 किलो चीनी का उत्पादन किया, और चीनी का भाव 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022-23 की, और चीनी का भाव वर्तमान में 40 रुपये किलो है, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के उसने जीडीपी में योगदान दिया 4000 रुपये का, लेकिन 2015-16 में चीनी का भाव था 25 रुपये किलो, ठीक है। मान लीजिए 2015-16 में, तो जब भी मैं स्थिर कीमतों पे जीडीपी में योगदान निकालूंगा तो उसने 100 किलो का योगदान दिया है, और उस समय कीमत क्या थी, तो इस तरीके से जीडीपी में योगदान उसका 25 रुपये आता है। तो भारत सरकार जो हो या राजस्थान सरकार हो, जब भी अपने डाटा देती है, अपने आंकड़े देती है, तो दोनों ही तरीके से देती है, स्थिर कीमतों पे एंड प्रचलित कीमतों पे। आई थिंक आपको बेसिकली जीडीपी का मतलब समझ में आ गया होगा। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपने देखी, जब भी मैंने आपको बात करी तो एक बाउंड्री के अंदर बात करी थी, ठीक है। मैं अगर बात करूं कि ये राजस्थान है, तो राजस्थान की बाउंड्री के अंदर ही मैंने बात करी, ठीक है। अगर मैं आपको इंडिया के लेवल पे लेके जाऊं तो इंडिया के लेवल पे ही मैं बात करने की कोशिश करूं। ओके, सॉरी फॉर द मैप, बिकॉज बहुत फास्ट बनाया जा रहा है, तो जैसा भी बने एडजस्ट कीजिएगा। ओके, इतना ख़राब भी नहीं बनाना चाहिए था मुझे। ओके, ठीक है। हाँ, ये इंडिया लेवल पे बात करनी, तो इंडिया लेवल पे भी हम बात करेंगे जीडीपी की। तो इस बाउंड्री के अंतर्गत, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंतर्गत कितने नए उत्पाद और सेवाएं बनी, उनका मूल्य होता है। अब आपसे कोई सवाल पूछिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि यहाँ यूएसए है, और यूएसए में हम हमारे सुंदर पिचाई जी गूगल के सीईओ हैं, ठीक है। सुंदर पिचाई जी जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने वहाँ पे सेवा दी यूएसए में, और उन्होंने पैसे कमाए मान लीजिए 100 करोड़, और 100 करोड़ में से उनके घर वाले रहते हैं तमिलनाडु में, उन्होंने 50 करोड़ रुपए तमिलनाडु में अपने घर वालों के लिए भेज दिए। तो क्या ये जीडीपी में गिना जाएगा? नहीं, ये जीडीपी में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि जीडीपी की परिभाषा है एक बाउंड्री के अंतर्गत बनाए गए उत्पाद और सेवाओं का अंतिम मूल्य। इनकी बाउंड्री तो अलग ही हो गई। पैसे उन्होंने भेजे हैं,
लेकिन वो जीडीपी पे नहीं गिना जाएगा। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि यहाँ पे कंपनी है, उस कंपनी का नाम है फेसबुक, ठीक है, फेसबुक कंपनी है। इस कंपनी ने एक साल के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए कमाए भारत में प्रचार किया, भारत में एड्स लगाए और 1,000 करोड़ रुपए उसने कमाए, और 1,000 करोड़ रुपए उसने बाद में भेज दिए अमेरिका में, ठीक है। टैक्स वगैरह काट के मैं बोल देता हूँ, 800 करोड़ रुपए उसने भेज दिए अमेरिका में, ठीक है, 800 करोड़ रुपए। तो आप कहेंगे तो ये तो चले गए बाहर, अब तो ये जीडीपी में शामिल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि किसी भी एक बाउंड्री के अंतर्गत उत्पाद किए गए सभी सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य, चूंकि उत्पाद उसने भारत के अंदर किया है, उसने उत्पादन भारत में किया है। यहाँ पे मर्सिडीज कंपनी अगर कार बना रही है तो उसने भारत के अंदर अगर बनाई है तो वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा। फेसबुक ने अगर भारत में कुछ पैसा कमाया है सेवा दे करके तो वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा अगर उसने भारत के अंतर्गत किया है, ओके। और सौंदर्य पिचाई अगर वहाँ पे रह के कमा रहा है तो भारत की जीडीपी में शामिल नहीं होगा। तो फिर एक और कॉन्सेप्ट आया कि चलो जीडीपी सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, फिर भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बोले जितने भी भारतीय लोग हैं उनका पैसा आप बताओ कि भारतीय लोगों ने कितना पैसा कमाया। उसमें सुंदर पिचाई अगर 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, बाहर रहने वाला कोई भारतीय या भारतीय कंपनी रुपए कमा रही है तो वो जीएनपी में शामिल की जाती है। जीडीपी में जितने भी एनआरआई लोग रह रहे हैं या भारतीय कंपनी बाहर रह रही है वो जितना पैसा कमा रहे हैं वो, लेकिन जब जीएनपी की बात आएगी तो नेशनल की बात है कि नेशनलिस्ट मतलब जो भी भारतीय लोग हैं, नागरिक हैं, भारतीय कंपनी है, उनके बारे में बात है। तो ये फेसबुक अगर कुछ पैसा कमा रहा है भारत में, क्योंकि ये भारतीय नहीं है, तो इसका पैसा माइनस कर दिया जाएगा, विदेशी कंपनियों का पैसा। ये होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट और आता है नेट जीडीपी का, नेट जीडीपी, ठीक है। होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में जो मैंने ब्रेड वाला एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, ब्रेड वाले ने गेहूं लिए, गेहूं या ब्रेड की जगह इसे हम बिस्कुट बोल रहे थे, ब्रेड या बिस्कुट जो भी बोलना है। गेहूं लिए, इस गेहूं में उसने दूध मिलाया एंड कुछ मीठा मिलाया, चीनी वगैरह मिलाई एंड प्रोसेस्ड करके उसने एक बिस्कुट बना दिया पार्ले जी का, ठीक है। दूध गेहूं वगैरह उसने 5 रुपए के लिए और पार्ले जी का बिस्कुट बना दिया उसने 10 रुपए तक का, ओके। तो उसने वैल्यू एडेड कर दिया 5 रुपए का, ओके। अब होगा क्या कि मान लीजिए कि इसने 100 पार्ले जी बनाए और 100 पार्ले जी में से कुछ पार्ले जी के बिस्कुट्स खराब हो गए, कुछ जो पार्ले जी के डब्बे थे वो खराब हो गए, या कुछ ब्रेड थी वो खराब हो गई, खराब इन द सेंस गल गई या कबक वगैरह कुछ भी लग गया, खराब हो गई। 100 में से डेप्रिसिएशन हो गया कुछ चीज़ों का, तो वो डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास यानी 10-20। अब मान लीजिए कि एग्जांपल दूसरा कुम्हार के रूप में देता हूँ। कुम्हार ने घड़े बनाए, नए उत्पाद बनाए, उसने 10 घड़े बनाए, लेकिन बनाने के बाद में जब उसने चेक किया उसमें से 2 घड़े टूट गए, ठीक है। शामिल हम जीडीपी में शुरुआत में हम करेंगे कि इसको 10 को ही, लेकिन जब 2 घड़े टूट गए जो काम के ही नहीं है तो फिर वो क्या हो गया, मूल्य का ह्रास हो गया। उसे हम बोलते हैं नेट जीडीपी, यानी जो आपकी राज्य की देश की जीडीपी आ रही है उसमें से आप मूल्य ह्रास घटा दीजिए, जो चीज़ें खराब हो गई हैं, टूट गई हैं, डेप्रिसिएशन, ये होता है नेट जीडीपी का कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ दी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है। जीडीपी अगर किसी राज्य की जितनी है उसमें जितनी भी पॉपुलेशन है उसका डिवाइडेशन कर दो, वो क्या आ जाती है, पर कैपिटा इनकम। मान लीजिए हमारे राजस्थान की जीडीपी 14 लाख करोड़ के आसपास में प्रचलित कीमतों पे निकाल के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा तो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, ओवरव्यू में बोल रहा हूँ, ठीक है। 14 लाख करोड़ के आसपास में अगर हमारे राजस्थान की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों से लगा में 6.86 करोड़, इसमें डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आपकी निकल के आ जाएगी। और एक दो कॉन्सेप्ट और होते हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है अपना CPI का और एक कॉन्सेप्ट होता है WPI का, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कस्टमर प्राइस इंडेक्स। मीन्स ये जो दोनों हैं वो मोस्टली इन्फ्लेशन ज्ञात करने के लिए निकाले जाते हैं कि महंगाई कितनी हो गई। मतलब आज से 10 साल पहले, मान लीजिए कि एग्जांपल, इसमें कोई बेस ईयर फिक्स होती है, मान लीजिए 2011-12 का बेस ईयर फिक्स है, ठीक है। मैंने बोला स्थिर कीमतों वाला, तो बेस ईयर फिक्स कर दिया कि इस कीमतों के आधार पे महंगाई निकालेंगे। उस समय 2011-12 में दूध जो आता था वो 30 रुपये किलो आता था, और
आज के टाइम पे वो दूध बढ़कर के 60 या 65 रुपये किलो हो गया, तो डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ हो गया, 200% से ज़्यादा ग्रोथ हो गया। तो ये क्या कहलाता है? महंगाई। और महंगाई को नापने के लिए दो तरीके के यूज किए जाते हैं, एक होता है होलसेल और एक होता है कस्टमर। कस्टमर यानी हम और आप जो भी कोई वस्तु लेके आते हैं, मान लीजिए 5 साल पहले हम एक कोलगेट का जो टूथपेस्ट लेके आते थे वो उस समय आता था 40 रुपये का, और वर्तमान में उसे लेने जाते हैं तो वो 60 रुपये का, तो यानी महंगाई बढ़ गई इस तरीके से। ये तो कस्टमर लेवल पे। और होलसेल का मतलब होता है जब भी कोई जो कंपनी है वो उत्पाद बनाती है, तो कंपनी उत्पाद बनाने के बाद में उन उत्पादों को होलसेल सेलर होते हैं, ठीक है, होलसेल सेलर बड़े बड़े दुकानदार होते हैं जो बड़े लेवल पे खरीदते हैं। मान लीजिए मैंने अभी की किताब यहाँ पे, ये आर्थिक समीक्षा की एग्जांपल देता हूँ मैं, ये आर्थिक समीक्षा वाली किताब जो है वो प्रिंट करवाई, ठीक है। प्रिंट करवाने के बाद में इसकी नॉर्मली दो कीमत होती हैं। एक कीमत वो होती है जो हम दुकानदार को दें, हम तो डायरेक्टली नहीं, जो भी हमें प्रिंटिंग कर रहा है या जो भी पब्लिशर है वही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, हमने तो अपना डाटा दे दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है अभी। लेकिन वो जो पब्लिशर है, मान लीजिए वो पब्लिशर दो कीमतों पे देने वाला है। एक तो देने वाला है होलसेल वालों को, यानी बड़े बड़े दुकानदारों को, भाई आप इसे इतने कम रुपए में ले लो और इसे आप फिर आगे बेचो। और एक आपके पास पहुंचने वाली है, उसमें होलसेल के पास में जो लोकल रिटेलर है वो भी थोड़ा सा अपना मुनाफा ऐड कर लेता है। इस तरीके से एक पूरी चेन चलती है। तो नॉर्मली दो तरीके से जो है वो इन्फ्लेशन याद किया जाता है। एक तो होलसेल का, जो बड़े लेवल पे खरीदने वाले लोग हैं उनके पास में जो बास्केट आ रहा है जिसमें दूध होगा, गेहूं होंगे, या बहुत सारी मिक्स चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उन सबको शामिल करके कि उनकी कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो वो हो गया WPI। और कस्टमर लेवल पे डायरेक्ट हमारे और आपके लेवल पे पिछले 1 साल में, पिछले 5 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई, वो होता है अपना CPI। ये होते हैं। तो ये इनके आधार वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। मान लीजिए कि 2000 में WPI का जैसे इन्होंने आधार वर्ष दिया हुआ है 1999 या 2000 का, तो उस समय से अब तक हम देखते हैं तो 300% से ज़्यादा की ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है। आज से 20-22 साल पहले जो चीज़ 10 रुपये की आती थी वो वर्तमान में ऑलमोस्ट 300 रुपये से ज़्यादा, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 240 रुपये से ज़्यादा तक की हो चुकी, 40 रुपये तक की हो चुकी। तो ये ग्रोथ का होता है। CPI हो गया, WPI हो गया, नेट GDP हो गया, जिसमें GDP में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, GDP हो गया अपना, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद में अपना हो गया GNP, नेशनल हो गया। एक कॉन्सेप्ट और होता है कि सर ये GDP किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स का होता है, नॉर्मली इकोनॉमिक्स में देखा जाता है, ऐसे बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, तो यहाँ पे मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। GDP को ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है एक्सपेंडिचर मेथड, किसी भी देश में कितने लोग सामान खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। दूसरा होता है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब नॉर्मली एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूं तो वही एग्जांपल लेता हूं कि सबसे पहले गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं 5 रुपये किलो के हिसाब से था। गेहूं का उत्पादन के बाद में उसे प्रोसेस्ड किया, प्रोसेस्ड करने के बाद में उसे बिस्कुट बना दिया, बिस्कुट बनाने के बाद में उसकी कीमत हो गई 10 रुपये। तो यहाँ पे कितना वैल्यू एडेड हो गया? 5 रुपये का अलग एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड हो गया, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन अलग अलग स्टेज पे कितना हुआ और उसे GVA बोला जाता है। बट अभी उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि मैं अभी कन्फ्यूजन करूँगा तो आपका ये लेक्चर बिल्कुल भटक जाएगा। मैं आपको एक शब्द बोल देता हूँ कि जब भी मैं GDP बात करूँ तो उसे आप GVA मान लेना, ठीक है, क्योंकि सेम ही होता है नॉर्मली। थोड़ा सा अंतर ये होता है, GVA में GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी ये रहता है, बट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सरकार अगर सब्सिडी ज़्यादा दे रही है तब चेंज होता है, या सरकार टैक्स ज़्यादा लगा रही है तब चेंज होता है। नॉर्मली GDP और GVA एक जैसा ही होता है, क्योंकि GDP को मापने का तरीका ही है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन वाला, ओके। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत करना, जब भी मैं GVA बोलूं या GDP बोलूं दोनों को इक्वल मान के ही चलना है, क्योंकि GDP मापने का एक तरीका है GVA। तो स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलूं, SGVA बोलूं या SGDP बोलूं तो सेम मान के चलना है उसे, ओके। सो आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ये मैंने समझा दिए हैं। लेट स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट्स, ओके। देख लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट
जीडीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अन्य अंतिम मूल्यों का योग क्या कहलाता है? स्टेट जीडीपी कहलाता है। ओके, इन्हें प्रचलित कीमतों पे और स्थिर कीमत दोनों पे प्रदर्शित किया जाता है। प्रचलित वर्तमान में इन्फ्लेशन को शामिल करते हुए, और स्थिर कोई एक बेस ईयर फिक्स की गई होगी कि इस बेस ईयर के आधार पे कितना चेंज हो चुका है। ओके, एंड देन इसे 3 प्रकार से मापा जाता है। एक इनकम मेथड होता है, एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और एक ग्रेस वैल्यू मेथड होता है, जीबीए मेथड बोलते हैं। जीबीए में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। और इनकम मेथड जो होती है वो कैपिटल कितना नया जनरेट किया गया, इन्वेस्टमेंट कितना किया गया, और इसके आधार पे उसके बाद में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को घटाते हैं। बट ये अपने इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे, हम तो बस इतना समझ लीजिए जीडीपी वाला। उसके बाद में आता है सकल राज्य मूल्यवर्धन, यही जीबीए मैंने बोल दिया, वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्यों का योग्य, बट इसमें प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, बस इतना। प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको बता दिया, प्रति व्यक्ति आय। सकल स्थायी पूंजी निर्माण, एक कॉन्सेप्ट और आता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई संपत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित संपत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण का मतलब होता है सरकार ने जो भी पैसा खर्च किया है उसमें से कितना पैसा ऐसी चीज़ों पे खर्च किया गया है जो आने वाले समय पे सरकार के लिए बैक रिटर्न में इनकम देने वाली हों। मान लीजिए सरकार ने जेसीबी खरीदी, तो जेसीबी के थ्रू वो रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे तो निश्चित सी बात है सरकार को पैसा वापस आने वाला है। ठीक है, मान लीजिए सरकार ने रोड बनाया और रोड पे टोल लगाया तो सरकार के पास में पैसा आने वाला है। तो सरकार ऐसी संपत्तियों का निर्माण करे, कैपिटल फॉर्मेशन करे जो सरकार के लिए इनकम जनरेट करके दें। कोई कंपनी खोल दी सरकार ने, तो उस समय तो पैसा लग गया, लेकिन बाद में वो कंपनी उसके लिए मुनाफा देने वाली है, दैट इज कॉल्ड दी कैपिटल फॉर्मेशन। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण का मतलब यही होता है। उसके बाद में थोक मूल्य सूचकांक, ये मैंने आपको बता दिया। होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक, और CPI यानी कस्टमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। और तो डाटा देखते हैं, अब डाटा की टाइम आ गया, ये रटने का है। ये मैं आपको जो डाटा दे रहा हूँ, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बस ये रट लेना, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया आपका। एग्जाम में ये 2 ही जगह से, इस वाले में से 2 सवाल पक्के आप मान लीजिए, ठीक है। एक सवाल तो 100% है, 2 सवाल आपके पक्के। दूसरा, मेंस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहां भी मन करे वहां चेप देना, ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जब भी बात आएगी तब वहां चेप देना इस चीज़ को। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत की जीडीपी वर्तमान समय में 273.08 लाख करोड़ है। कितनी है भारत की जीडीपी? 273.08 लाख करोड़ है। और मैं अगर इंडिया के बाद में अपनी राजस्थान की जीडीपी बात करूं तो राजस्थान की जीडीपी प्रचलित कीमतों पे 14.13 लाख करोड़ है। नॉर्मली हम प्रचलित कीमतों वालों को ही प्रायोरिटी देते हैं, स्थिर कीमतों वाली भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्रचलित कीमतों पे। यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया है तो ये प्रचलित कीमतों पे ही बताया गया है। भारत की जीडीपी 273 लाख करोड़ है और अपने राजस्थान की जीडीपी प्रचलित कीमतों पे 14.13 लाख करोड़ है। अगर मैं इसे देखने की कोशिश करूं कि भारत की जीडीपी का कितना परसेंट है, तो भारत की जीडीपी का राजस्थान के अंतर्गत 5.18% है। 273 का और इधर की साइड में 14 में निकाल के लेंगे तो 5.18% के आसपास में जो है वो भारत की जीडीपी में हिस्सा है। ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, सेम टू सेम मैंने यहाँ डाला हुआ है, इसमें मैंने कैलकुलेशन नहीं किए, सेम यहाँ डाल दिया है। तो भारत की जीडीपी कितनी है? भारत की जीडीपी है 273.08 लाख करोड़। पिछले साल की तुलना में कितनी ग्रोथ हुई? पिछले साल की तुलना में ये 15% बढ़ी है। पिछले साल से कितनी बढ़ी है? 15%। अगर भारत की जीडीपी को सेक्टर वाइज देखा जाए तो कृषि वाले 18%, उद्योग वाले 28% और सेवा वाले 53%। भारत की जीडीपी में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान है 18%, उद्योगों का योगदान है 28% और सेवा क्षेत्र का योगदान है 53%। याद रखना, 18, 28, 53, 18 प्राइमरी, 28 सेकेंडरी और 53 टर्सरी। ये डाटा रटा होना चाहिए हर हाल में, मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछा जाए, जब भी आपसे 4 लोग बात करें, तब आप एक्सप्लेन जब करो ना तो आप समझा सकते हो चीज़ों को कि भाई देखो भारत की जीडीपी में योगदान कृषि का तो 18% है, नाम मात्र योगदान है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। देन फिर बात करेंगे कि किसी भी देश में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उद्योग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, उसमें भारत की जीडीपी में योगदान सिर्फ 28% है।
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार डेवलप होने की संभावना रहती है, तो इसे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, जिसे हम वाइट कॉलर जॉब भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें लोगों को सिर्फ बैठ के सेवा देनी होती है। टीचर भी हो, डॉक्टर भी हो, ये सब बैठ के सेवाएं देते हैं नॉर्मली, तो वाइट कॉलर जॉब बोला। आईटी सेक्टर पूरा का पूरा इसी में आ जाता है, सर्विस सेक्टर में ही आ जाता है, तो उसका योगदान बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, 53% के आसपास में। 18, 28, 53 रट लेना, ये इंडिया का बता दिया मैंने। अब राजस्थान की बात करता हूँ। प्रचलित कीमतों पे 14.13 लाख करोड़। इसमें वृद्धि अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल की तुलना में 16% की ग्रोथ हुई है, 16.04% की ग्रोथ हुई है। स्थिर कीमतों पे 7.99 लाख करोड़, अगर इतना याद नहीं रहे तो 8 लाख करोड़ हमारा स्थिर कीमतों पे है, और 14.13 या 14 भी रख लो तो थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा। हाँ ठीक है, बाकी देखो मैं एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट आता है, डाटा भी पूरा पूरा बिल्कुल सेम छाप के देते हैं इकोनॉमिक सर्वे, तो पूरा याद रखना है तो ज़्यादा बेटर है। बट जैसे मैं बोलूँ यहाँ 14 प्रचलित कीमतों पे और 8 स्थिर कीमतों पे, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। पर कैपिटा की मैं बात करूँ तो प्रचलित कीमतों पे हमारा पर कैपिटा है 1.56 लाख पर व्यक्ति, यानी हमारे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के पास में एवरेज निकाल के अगर मैं बात करूं इस समय तो 1,56,000 रुपये आ जाएंगे प्रचलित कीमतों पे। और अगर इसे मैं पर कैपिटा इनकम को स्थिर कीमतों पे बात करूं तो ये 86,000 रुपये आएंगे, 86,134। और इसमें स्थिर कीमतों पे जो ग्रोथ हुई है 6.95% की हुई है, प्रचलित कीमतों पे जो ग्रोथ हुई है पर कैपिटा इनकम में 14.85% की ग्रोथ हुई है। उसके बाद में शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद, तो ये नेट वाला जो है, इसमें हम भारत राजस्थान के अंतर्गत काम करने वाली बाहर कंपनियों को घटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी, गुजरात की कंपनी राजस्थान में काम कर रही है, चूँकि शुद्ध राज्य है तो राज्य के लोगों का निकाला जाएगा ओनली, वो भले ही बाहर काम कर रहे हो, लेकिन राजस्थान के अंदर बाहर की कोई कंपनी काम कर रही है उसको नहीं निकाला जाएगा। तो स्थिर कीमतों पे 6.95 लाख करोड़ है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद 12.60 है प्रचलित कीमतों पे। स्टेट जीबीएस है वो सेम सा ही होता है, थोड़ा बहुत मैंने बताया था आपको, उसमें टैक्स जोड़ देते हैं, माइनस सब्सिडी कर देते हैं। तो डाटा में दिया गया है उन्होंने 13.11 लाख करोड़ जो है वो स्टेट का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, जिसमें 15% की ग्रोथ हुई है। सेक्टर वाइज स्थिर कीमतों पे 28, 27, 43 है। सेक्टर वाइज स्थिर कीमतों पे 28, 27, 43 ही है, लेकिन पॉइंट में थोड़ा सा चेंज है, तो वो आप याद कर लेना, नहीं तो इतना याद कर लो सेक्टर वाइज 28, 27 और 43, ये याद कर लो, ठीक है। बाकी पॉइंट वगैरह भी हैं पीछे की साइड में, दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। 28, 27, 43 ये तो हुआ राजस्थान का, और मैं अगर इंडिया की बात करूं तो 18, 28, 54 इस तरीके से, या 53 ये इंडिया का है, और राजस्थान का ये है। सेक्टर वाइज, सेक्टर प्राइमरी सेक्टर जिसमें कृषि संबंधित क्षेत्र हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें उद्योग होते हैं, जितने भी इंडस्ट्री लगी हुई है वो, उसके अलावा विनिर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा है, मकान बन रहे हैं वो, या रोडों इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है वो, और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र जिसे हम वाइट कॉलर जॉब भी बोलते हैं, जिसमें सेवा दी जाती है, नया उत्पाद दिखता नहीं है लेकिन आपको सेवा मिल रही है उसमें। ओके, ये आप थोड़ा सा याद रख लेना है। एंड देन उन्होंने यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि भारत का, वो मैंने अब समझा दिया, अभी वही तो बताया था आपको, जस्ट अभी ये बताया ना 18, 28, 54, वो सेम उन्होंने ग्राफ के माध्यम से समझाया। बाहर की साइड में उन्होंने भारत को लिया हुआ है, तो 18% उनका एग्रीकल्चर में भारत का, 28% किस में है उद्योगों में, और टर्सरी में 53% या 54%। राजस्थान का उन्होंने अंदर दिया है, तो अंदर 28% राजस्थान का, 27% राजस्थान का उद्योगों में, और तीसरा उन्होंने बोला 43% राजस्थान का उद्योगों में। तो ये वाला जो मैंने आपको समझाया था वो इस फ्लो चार्ट के थ्रू इकोनॉमिक सर्वे वालों ने बना के दे दिया, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी मेहनत करी है इस बार इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद में बहुत सारा डाटा है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना हुआ हमारे राजस्थान में, अभी जस्ट बताया था कि नई ऐसी पूंजियों का निर्माण जो आगे सरकार को इनकम देने वाली हों, तो 3.46 लाख करोड़ का है, जिसमें ग्रोथ 26% की हुई है, और ये अपनी स्टेट की जीडीपी का 28% होता है, जिसमें जितनी भी स्थायी निर्माण किया गया है उनमें निजी जो लोगों के द्वारा बनाया गया है वो 76% है, और सार्वजनिक भागीदारी द्वारा बनाया गया है वो 23% है। कुल खाद्यान्न का उत्पादन
254 लाख या 53.99 लाख मैट्रिक टन हुआ। औद्योगिक सूचकांक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP इंडस्ट्रियल उत्पादन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्शन, ये हमारा इस समय है सूचकांक के रूप में या ग्रोथ के रूप में 134। ठीक है, इसका आधार वर्ष कितना है? 2011-12। ऊर्जा पिछले साल में 23,487 मेगावाट जनरेट की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। वाणिज्यिक बैंक में कितना पैसा पड़ा है? जितनी भी कमर्शियल बैंक हैं सारी, एक्सिस बैंक हो, SBI हो या ICICI, सब जितनी भी बैंक हैं उनके पास में कितना पैसा है? तो वो है 4.41 लाख करोड़। वाणिज्यिक बैंक साख, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, उनके पास में कितना पैसा जमा हुआ लोगों का। उसके बाद में थोक मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष आपको याद रखना है। सवाल बन सकता है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। ठीक है, तो सवाल बन सकता है। ये 1999 और 2000 को हम 100 मानते हैं, तो वर्तमान में जो वस्तु उस समय 100 रुपये की आती थी वो 388 रुपये की आएगी इस समय। ठीक है, ये 99 2000 का ही WPI है। तो इसमें पिछले साल 4.60% की ग्रोथ हुई थी। ये मुद्रास्फीति का सूचक होता है। इन्फ्लेशन का आइडिया इसी से लगाया जाता है कि इस राज्य में कितना इन्फ्लेशन है। इसको जारी करने वाला जो होता है राजस्थान सरकार का आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय होता है और इसे मंथली बेसिस पे जारी किया जाता है। इसमें 154 वस्तुओं को बास्केट के रूप में रखा गया है। उनमें से प्राथमिक सेक्टर की 75 वस्तुएं, उत्पादन वाली या सेकेंडरी सेक्टर की 69 वस्तुएं और ईंधन वाली जो है वो 10 वस्तुएं। ठीक है, ये हुआ। एंड परसेंटेज वाइज उन्होंने डिवाइड किया, ये याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। 154 का 33% प्राथमिक क्षेत्र वाली हैं, 49% उत्पादन वाली हैं और 10 ईंधन वाली हैं या ऑयल वाली हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, कस्टमर औद्योगिक श्रमिकों के लिए 4 तरीके से जारी किया जाता है कस्टमर प्राइस इंडेक्स। 4, एक तो होता है कि औद्योगिक श्रमिक हैं उनके लिए, उसके बाद में कृषि श्रमिकों के लिए, ग्रामीण श्रमिकों के लिए, ग्रामीण एवं शहरी श्रमिकों के लिए। शुरुआत वाले जो 3 हैं उनका बेस ईयर 2016 रखा गया है। ठीक है, और इसके कुल मिला के ऑल इंडिया में 78 केंद्र हैं, जिसमें से जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर राजस्थान के अंतर्गत हैं। तो याद रख लेना, CPI के राजस्थान में केंद्र जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर पूछा जाता है। पहले अजमेर था, अजमेर को हटा करके अभी अलवर कर दिया गया, तो याद रखना ये हर हाल में। ओके, ये आपका हो गया उधर। उसके बाद में इतना तो कुछ याद नहीं रखना। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा। सूचकांक श्रम ब्यूरो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रट लेना, याद कर लेना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI किसके द्वारा किया जाता है? ये श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किया जाता है। तो मोस्टली चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोबारा से इन द सेंस एक सारणी जिसका मैंने पहले ही आपको ओवरव्यू बता दिया है, उस सारणी को हम दोबारा देखेंगे। टेबल जो इकोनॉमिक सर्वे वाले सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा डाली गई है, उस टेबल को हम देखने वाले हैं, लेकिन हमें वो निचोड़ निकालना है एक्चुअली में। चलो शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इन्होंने क्रम संख्या लगा करके 1 2 3 मिला के 13 तक का कुछ डाटा दिया हुआ, इवन कुछ और भी था, बस इतना ही रखा है मैंने। ओके, पहले में बोला है उन्होंने सकल राज्य घरेलू उत्पाद, स्टेट GDP, ओके, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और ये जो है वो स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे और करोड़ रुपए में। अब 2018-19 का दिया है, 20 का दिया है, 21-22 का दिया है। हमें पढ़ना कौन सा है? 22-23 का। हमें कोई मतलब नहीं 18-19 में कितना था, बहुत निकल गया बात काफ़ी। अब देखो यहाँ से स्थिर कीमतों पे हमारे राज्य की GDP है 7.99 लाख करोड़। मैंने पहले ही रिमाइंड करा दिया आपको, 7.99 लाख करोड़, 8 से भी याद रख सकते हो। प्रचलित कीमतों पे हमारी GDP है 14.13 लाख करोड़। ठीक है, 14 लाख भी याद रख लें, 14.13 लाख करोड़। गुड। अब बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि। ठीक है, ये स्टेट जो GDP है इसमें कितनी ग्रोथ हुई पिछले सालों में? तो स्थिर कीमत का बेस ईयर 2011-12 है, ध्यान रख लेना। स्थिर कीमत का बेस ईयर कौन सा है? 2011-12। स्थिर कीमत पे 8.9% 19% की ग्रोथ हुई पिछले साल की तुलना में, और प्रचलित कीमतों पे, करंट कीमत पे 16.04% की ग्रोथ हुई पिछले साल की तुलना में। ओके, देन सकल राज्य मूल्यवर्धन, स्टेट GVA, ठीक है, GSVA बोल देता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा कोई खास चेंज है नहीं, वही चीज़ें हैं, या GDP बोल देता हूँ मैं।
ठीक है। जीबीए और जीडीपी मैंने बोला था, जीडीपी नापने का एक तरीका है जीबीए, तो यहाँ पे कभी कभी ये जीडीपी यूज कर रहे हैं या जीबी यूज कर रहे हैं, सेम शब्द मान के चलना है आपको, कोई ज़्यादा अंतर नहीं करना है। ओके, इन्होंने सेक्टर वाइज डाटा है और बांटा है, और किस पे, स्थिर कीमतों पे 2011 वाले के आधार पे, तो वही 28, 27, 43, बट आप याद रखें तो स्थिर कीमतों पे 28.50 कृषि के लिए, 27.76 उद्योगों के लिए, 43.74 अपना सेवा क्षेत्र के लिए। फिर उन्होंने बोला है बुनियादी मूल्यों पे या प्रचलित मूल्यों पे है तो वही 28, 27, 43, लेकिन चेंज है थोड़ा सा, 28.95, 27.31 एंड 43.74, बट इतना भी याद रह जाएगा तो भी चल जाएगा, 28, 27, 43 ये रट लेना काफ़ी है। देन उन्होंने बोला है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध वाले में क्या बताया था मैंने, शुद्ध में मैंने आपको बोला था नेट जो होता है उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। जीडीपी में से किसको हटा दिया जाता है, मूल्यह्रास को, तो चूंकि मूल्यह्रास घटेगा तो पिछले वाले की तुलना में कम होगा। अगर मैं याद कराने की कोशिश करूं, जीडीपी था आपका 7.99 लाख करोड़, लेकिन कुछ मूल्यह्रास हुआ, करीब करीब 1,05,000 करोड़ का मूल्यह्रास हुआ, तो स्थिर कीमतों पे नेट जीडीपी जो आया वो आपका 6.95, ठीक है, शुद्ध 6.94 लाख करोड़। और अगर मैं रिमाइंड कराने करूं, पिछली कीमतों पे 14.13 लाख करोड़ क्या था, अपना जीडीपी था पिछली कीमतों पे, लेकिन घटाने के बाद में, मूल्यह्रास घटाने के बाद में 12.59 लाख करोड़। मूल्यह्रास ऐसी वस्तुएं जो टूट गई हैं, फूट गई हैं, खराब हो गई हैं, जिनका अपनी इकोनॉमी में योगदान नहीं हो पा रहा है, ठीक है, होता है हर चीज़ में, हर सेक्टर में। 50 बाइक बनाई, उनमें से एक बाइक काम ही नहीं कर रही है, तो वो मूल्यह्रास हो गया, ठीक है। बहुत सारा उत्पादन बनाया, उसमें से 2-5 चीज़ में कीड़े लग गए, खराब हो गया तो मूल्यह्रास हो गया। देन प्रति व्यक्ति आए, स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे, स्थिर पे 86,000 का है और प्रचलित पे 156 का है, ठीक है, तो 156 वाला ध्यान रख लेना। ओके, सकल स्थायी पूंजी निर्माण 3.86 लाख करोड़ का बता दिया आपको। कृषि उत्पादन सूचकांक, कृषि वाला तो इन्होंने डाटा दिया ही नहीं है तो छोड़ दीजिए। कुल खाद्यान्न उत्पादन 254 लाख मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है, मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, मिलियन मैट्रिक टन है ये, लाख मैट्रिक टन, अच्छा मिलियन मैंने गलत लिख दिया, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, एमएमटी नहीं लिखना चाहिए था मुझे, ये लाख मैट्रिक टन लिखना था, मिलियन लिख दिया था, एलएमटी लाख मैट्रिक टन है, 254 लाख मैट्रिक टन, और इसे मैं अगर करोड़ में करूं 2.54 करोड़ टन, इस तरीके से भी मैं आपको बोल सकता हूं कुल खाद्यान्न उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आधार वर्ष 2011-12 के आधार पे ये वर्तमान में 134 है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999-2000 और वर्तमान में 388। ओके, मैंने कहीं उसमें मिस्टेकन तो नहीं लिख दिया है, अगर ऐसा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, 388 ही लिखा है ना मैंने। ओके, लेट मी चेक यू, यहाँ लिखा ही नहीं है मैंने शायद, हाँ ये 388, ओके राइट 388 ही लिखा हुआ है मैंने, 388 ध्यान रखना है, और पिछले साल की तुलना में 4.60 की ग्रोथ हुआ है इसमें। ओके, 388। एंड देन उसके बाद में उन्होंने बोला है उद्योग ऊर्जा कितनी डेवलप करी हमने, तो 23,487 मेगावाट की, और कितना बैंकों में क्रेडिट जमा है, तो 4.41 लाख करोड़ का ये बैंकों में जमा है। थोक मूल्य सूचकांक 388, IRP 134, कुल खाद्यान्न उत्पादन 254 लाख मैट्रिक टन, सकल पूंजी निर्माण 340 लाख करोड़। हाँ, और मैं आपको पूरा ये रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो इधर से देखते चलते हैं तो और तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं उधर क्या है। ये सकल जो पूंजी निर्माण है 3.40 लाख करोड़, पर कैपिटा इनकम स्थिर कीमतों पे 86,000, प्रचलित कीमतों पे 156,000। ये है नेट, जिसमें हम जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा देते हैं, तो नेट जीडीपी है स्थिर कीमतों पे 4.94 लाख करोड़, प्रचलित कीमतों पे 12.59 लाख करोड़। सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं तो वो 28, 27, 43 ये प्रचलित कीमतों वाला ये है, और स्थिर कीमतों वाला भी ये है, लेकिन 28, 27, 43 याद रख लेना, इतना काफ़ी है आपके लिए। देन हम ऊपर चलते हैं, ऊपर अगर हम देखें तो ये बात कर रहे हैं कि ग्रोथ कितनी हुई, तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 8.19% स्थिर कीमतों पे, 16% अपनी प्रचलित कीमतों पे, और कुल जीडीपी कितना है 7.99 स्थिर कीमतों पे और 14.13 जो है वो प्रचलित कीमतों पे।
चलो एक बार और रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ इस डाटा को। अब मैं आपको इस साइड ही दिखाऊंगा ओनली, आप खुद से याद करने की कोशिश करेंगे। ये 7.99 लाख करोड़ क्या है, ये हमारा स्थिर कीमतों पे जीडीपी है। 14.13 लाख करोड़ क्या है, ये हमारा प्रचलित कीमतों पे जीडीपी है राज्य का। 8.19% ग्रोथ क्या है, ये स्थिर कीमतों में जीडीपी में ग्रोथ है 8.19 की, और प्रचलित कीमतों में 16% की। सेक्टर वाइज 28, 27, 43 इतना ही याद रख लेना, ठीक है, वो काम हो जाएगा। नेट जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो मूल्यह्रास घटाने के बाद में 6.94 लाख करोड़ हमारी स्थिर कीमतों पे और 12.59 लाख करोड़ हमारी प्रचलित कीमतों पे। पर कैपिटा इनकम स्थिर कीमतों पे 86,000 और प्रचलित कीमतों पे 156,000। सकल पूंजी निर्माण 3.40 लाख करोड़ का। कुल उत्पादन 254 लाख मेट्रिक टन, ये लाख एल कर लेना आप, इसे अपनी बुक में एल चेंज कर लेना, लाख मेट्रिक टन, मिलियन गलती से लिख दिया मैंने, लाख मेट्रिक टन। आईआईपी 134, आधार वर्ष 2011-12 का, ओके। और ये है अपना 388 होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, आधार वर्ष 1999 और 2000 का, ठीक है, 388। एनर्जी 23,487, एक आगे लेक्चर भी आएगा। एंड कुल बैंकों में जमा 4.41 लाख करोड़। बाकी ये वाला जो डाटा है मैं आपको पढ़ा तो देता हूँ, आपने 50 बार इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार आपको रिवाइज करा ही देता हूँ, ठीक है। हमारे देश राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3.42 लाख करोड़ है, आप सबको पता ही है। 3.42 लाख करोड़ हमारे राजस्थान का क्या है, एरिया है, ठीक है। और आगे का डाटा भी आपको पता है, दैट्स ओके। उसके बाद में जनसंख्या की हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान की जनसंख्या 2011 में 6.86 करोड़ थी। उसके बाद में हम करते हैं दशकीय वृद्धि दर, 2001 से लेकर 2011 में जो था वो 21% का ग्रोथ हुआ। अच्छा, कंपैरिजन भी दिया हुआ है यहाँ पे राजस्थान के साथ में भारत का एरिया है 42,87,000, जनसंख्या भारत की 121 करोड़, अब तो 140 करोड़ तक पहुँच गई है, ओके। लेकिन अभी नई सेंसस आया नहीं है तो हम डाटा कौन सा रखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे वालों ने भी 2011 का डाटा दिया तो हम क्या कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे राजस्थान में 2001 से 11 तक 21% ग्रोथ थी, भारत में 17.7 की बढ़ी। उसके बाद में जनसंख्या घनत्व हमारे राजस्थान में 200 का है और इंडिया में 382 का है। कुल जनसंख्या में शहरी हिस्सा हमारे राजस्थान में 24%, 2011 की बात चल रही है ये, और इंडिया में 31% शहरों में रहती थी जनता, ओके। उसके बाद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या हमारे राजस्थान में कुल जनसंख्या जितनी है उसका 17.8% ST है, SC है, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST, ठीक है। 17.8% और इंडिया की बात करें 16.6% SC है। 13.5% राजस्थान में ST है और 8.6% इंडिया में ST है, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं लिंगानुपात, हमारे राजस्थान का 928 है, इंडिया का 943 है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की उम्र में राजस्थान का 888 है, इंडिया का 919 है। साक्षरता दर राजस्थान की 66%, इंडिया की 73%। पुरुषों में साक्षरता दर राजस्थान में 79%, इंडिया में 80.9%। महिलाओं में साक्षरता राजस्थान में 52%, इंडिया में 64%। उसके बाद में कार्य सहभागिता दर 43% का है। उसके बाद में अधोषित मृत्यु जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर जो होते हैं वो 1000 के पे कितने बच्चों की मृत्यु दर उम्मीद हो गई थी, इस तरीके से होता है, अच्छा, प्रति 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या में, ओके। और अशोधित मृत्यु दर थोड़ा सा डाटा में चेंज हुआ, 23%, 23 1000 में से और 5 ये। उसके बाद में शिशु मृत्यु दर ये 32 का है। मातृ मृत्यु दर 113 का है, 1 लाख पे होता है ये, मतलब मातृ मृत्यु दर मतलब 1 लाख महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय जिनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में शिशु मृत्यु दर 1000 में से 32 बच्चे जो है वो जन्म के समय पे ही एक्सपायर हो गए थे, ओके, ये है। और ये एक और लास्टली मैंने इकोनॉमिक सर्वे से उठा के डाला हुआ है रिवाइज करने के लिए, करते हैं रिवाइज। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पे 14.13 लाख करोड़ बताया था, इन्होंने 14.14 लाख करोड़ लिख दिया, ठीक है, वो बात बराबर है, वहाँ पे 14.13 कुछ ऐसा होगा तो 14.14 बोल दिया उन्होंने। स्थिर कीमतों पे 7.99, डायरेक्ट में बोल देता हूँ 8। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद नेट, जिसमें हम जीडीपी में डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो स्थिर कीमतों पे कितना है 6.95 और प्रचलित कीमतों पे 12.60। प्रति व्यक्ति आए 86,000 स्थिर कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे 1.56 लाख, ओके। यहाँ पे इन्होंने कुछ मैप दिया हुआ है 2021-22 की तुलना में 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ।
हमारी जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो राजस्थान की स्थिर कीमतों पे तो हुई है 8.19 की और प्रचलित कीमतों पे हुई है 16.04 की। भारत की स्थिर कीमतों पे 7% की और प्रचलित कीमतों पे 15% की 15.4% की। इधर दिया हुआ उन्होंने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी हुई, तो प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान में स्थिर कीमतों पे 6.94% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित कीमतों पे राजस्थान के अंतर्गत 14.85% की वृद्धि हुई है। भारत में स्थिर कीमतों पे 5.5% की ग्रोथ हुई है और प्रचलित कीमतों पे 13.7% की ग्रोथ हुई है। तो स्थिर प्रचलित इन सब के कॉन्सेप्ट आप फ्री हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर अपना 2 रहने वाला है, बट फिर भी मुझे कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है। आई थिंक मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें इसमें समझा दी थी। ये ग्राफ आप खुद से चेक कर सकते हो, इनमें कुछ है नहीं, जो मैंने अपने लेक्चर बताया है उन्हीं के अंदर इसे समराइज कर दिया है। एंड ये वाला ग्राफ भी मैंने आपको कराई दिया है, ये पॉइंट आपको बता दिए हैं। ओके, लेट मी रिवाइज एवरीथिंग। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझा दी हैं और आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारा डाटा। लेट मी रिवाइज दिस होल सेशन। इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण, पिछले साल की जो भी गतिविधियाँ की गई हैं सरकार के द्वारा उनको रिवाइज किया जाता है, उनके बारे में पूरा बताया जाता है। प्रस्तुत किया गया था इतने तारीख को 7 फरवरी को। बजट उसके अगले 1 साल के लिए क्या अनुमान रहने वाले हैं प्रस्तुत किया गया था 8 फरवरी को। ओके, सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये सब मैंने बता दिया था और इसका निर्माण आर्थिकी सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा किया जाता है। अब रिवीजन सिर्फ एक चीज़ का कर लो, और वो रिवीजन क्या है, वो रिवीजन ये वाला मैप है, इतना सा, ये वाला इतना सा, ये वाला, ये रिवीजन कर लो। चलो इसको पहले बोल देता हूँ। राजस्थान, इंडिया की जीडीपी 273 लाख करोड़ है, जिसमें पिछले साल 15% की ग्रोथ हुई, और हम डिवाइड करते हैं तो 18, 28, 53 का रहता है सेक्टर वाइज। स्टेट जीडीपी, भारत की जीडीपी का हमारा राजस्थान में 5.18% है, ठीक है। स्थिर कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे, स्थिर पे 7.99, प्रचलित पे 14.13 लाख करोड़। ग्रोथ स्थिर पे 8.19 की, प्रचलित पे 16.04 की। पर कैपिटा इनकम 86,000 स्थिर पे, जिसमें ग्रोथ 6.95 की। पर कैपिटा इनकम प्रचलित पे 1.56 लाख, ग्रोथ 14% की। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 4.95 लाख करोड़, ओके। और उसके बाद में स्टेट जीएसपी है, ये 13.11 लाख करोड़, जिसमें 15% की वृद्धि, और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 12.60 का। सेक्टर वाइज 28, 27 और 43, ये याद रख लेना। दैट्स इट, दिस इज डन। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड इनिशिएटिव लेक्चर फ्रॉम माई साइड। मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बुक आपके सामने रखी होगी, उसके साथ में लेक्चर आप देख रहे होंगे, एंड इसी तरीके से मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे पूरा करवाने वाला हूँ। इसके साथ में आपके प्री के 10 से 12, 15 सवाल तक आपके क्लियर होने वाले हैं, और मेंस में आपको मैंने बता दिया 30 नंबर से ज़्यादा आप कवर करने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।